हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम समझेंगे जो फैमिली जो है उसमें वेरिएशन कैसे होते हैं। कोई पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर होता है, कोई मैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, कोई मैट्रिलिनियल सोसाइटी होता है, और सारे में फैमिली का जो फॉर्म्स होता है वो अलग अलग होता है। इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा, पहला सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, और वो जो सोसाइटी होता है वो उसको फॉलो करता है। उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे इंडिविजुअल्स उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उस तरीके के रूल्स रेगुलेशन के। वो हो गया एक इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जैसे कि हम कह सकते हैं कई तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसमें मैरिज, किनशिप, हाउस होल्ड के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरीके से और भी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में भी हम डिटेल्ड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तभी हम लोग पहला इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे थे जिसमें हम फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। फैमिली के बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली है, जैसे कि फैमिली जो है सो बहुत ही नेचुरल टर्म है जिससे हम सभी फैमिलियर हैं। जिस तरीके से फैमिली के बारे में जो है वो जिस तरीके से इससे पहले जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसमें जो फंक्शनलिस्ट हैं उनका व्यू पॉइंट अलग है, वो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में देखते हैं, और जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले हैं वो उसको एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। वो उसमें जो कमियां हैं उस सिस्टम में उसको उस कमियों को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, जबकि जो फंक्शनलिस्ट होते हैं जो उसमें अच्छाई है उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा जो किस तरीके से फैमिली जो कि एक प्राइवेट स्फीयर है वो इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, एजुकेशन, वो सारे जो पब्लिक स्फीयर है उससे जुड़ी हुई है। यानी किस तरीके से फैमिली जो है वो जो प्राइवेट स्फीयर का चीज़ है वो पब्लिक स्फीयर से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ों को हम लोगों ने समझा। और इसको डिटेल में जो है सो हम बाद में भी डिस्कशन करेंगे, जो कैसे फैमिली का इम्पैक्ट जो है वो अदर चीज़ों पर भी पड़ता है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो वेरिएशन जो होता है फैमिली में किस तरीके से होता है। एक चीज़ और हम लोगों ने समझा जो किस तरीके से जो ऐसा कंसेप्शन होता है, लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, या कॉमन सेंसिकल नॉलेज कह सकते हैं, होता है जो जो मेन है वो ब्रेड विनर है, और जो वीमेन होती हैं वो इमोशनल और सपोर्टिव रोल प्ले करती है सोसाइटी के अंदर या फैमिली के अंदर। लेकिन जो इम्पेरिकल स्टडीज़ बताती हैं वो ऐसा नहीं है। जो जैसे कि जो मेट्रियार्की सोसाइटी होगा उसमें जो ब्रेड विनर होगी या ब्रेड अर्नर होगी वो ऑब्वियसली एक वीमेन ही होगी। जैसे कि डाइवोर्स हो गया या सिंगल मदर है तो उसमें जो ब्रेड अर्नर है वो एक वीमेन है। लेकिन हमारा एक मिसकंसेप्शन होता है जो जो फैमिली है तो जो वीमेन है वो सिर्फ जो है वो इमोशनल और सपोर्टिव रोल जो है वो उसी को प्ले करती है, और जो मेन है उसका इंस्ट्रूमेंटल रोल है। एक एग्जांपल से हम लोगों ने भी समझा, जैसे कि गारमेंट्स की फैक्ट्री होता है या टॉय का फैक्ट्री होता है, उसमें जो ज़्यादातर वर्कर्स होते हैं वो वीमेन वर्कर होती है। ये आज के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल था। अब देखते हैं वेरिएशन इन द फैमिली फॉर्म्स। अ सेंट्रल डिबेट इन इंडिया हैज़ बीन अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली टू द जॉइंट फैमिली. We have already seen how sociology questions common sense impressions. The fact is that the nuclear family have always existed in India, particularly among deprived caste and the classes. इंडिया में एक डिबेट एक तरीके से कह सकते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बढ़ रहा है, और जो जॉइंट फैमिली है वो धीरे धीरे जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म होते जा रहा है। ये हमारा एक कॉमन सेंस नॉलेज हो सकता है, लेकिन जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं। उनका मानना है जो इंडिया में जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है ये हमेशा से एग्जिस्ट करता था, यानी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। ये इंडिया के लिए न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का कंसेप्ट नहीं है। जिस तरीके से हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद, जब अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जो जॉइंट फैमिली थी वो ब्रेक करके शहरों में जाकर के बसने लगी और वो न्यूक्लियर फैमिली हमें देखने को मिलने लगा। लेकिन इंडिया में ये कंसेप्ट नया नहीं है। स्पेशली अगर हम डिप्राइव्ड क्लासेस की बात करें, जो वीकर सेक्शंस हैं, उसमें न्यूक्लियर फैमिली पहले भी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि वो अपने काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। और ऑब्वियसली जैसे कोई अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा, तो सब लोगों को एक साथ नहीं ले जा सकता, वो कुछ ही पर्टिकुलर लोगों को ले जाएगा। और इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है इसमें जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जो पुअर सेक्शंस हैं, उसमें न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट जो है वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। ये सोशोलॉजिस्ट ऐसे बताते हैं। द सोशोलॉजिस्ट ए एम शाह रिमार्क्स, अगर हमें सोशोलॉजिस्ट का नाम देना हो तो हम लिख सकते हैं ए एम शाह के बारे में। ए एम शाह क्या बताते हैं? द सोशोलॉजिस्ट ए एम शाह रिमार्क्स दैट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द ज्वाइंट फैमिली हैज़ स्टीडली इंक्रीज्ड.
The contributing factor is the increasing life expectancy in India according to him. It has increased from 32.5 to 55.4 years for men and from 31 to 55 years for the women during the period 1941 to 50 to 1981 to 85. AM शाह बताते हैं जो इंडिया में जो अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट जो है, जॉइंट फैमिली पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन बहुत तेज़ी से जॉइंट फैमिली जो बढ़ा वो 1941 से 1985 के बीच में हमें देखने को मिलता है। 41 से 85 के बीच में देखने को हमें मिलता है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था। जो लोगों का लाइफ स्पैन होता था वो बहुत कम होता था, 30, 35, 40, 50, जाते जाते जो है सो किसी डिजीज़ के कारण या किसी भी कारण जो है सो उसका डेथ हो जाता था। न्यूट्रिशन नहीं मिला, हंगर के कारण कह सकते हैं, तो लोगों का डेथ हो जाता था, मेन का भी वीमेन का भी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होगा, जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो गवर्नमेंट हुई उन्होंने हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया, उन्होंने न्यूट्रिशन पे फोकस किया, उन्होंने फूड प्रोग्राम्स लॉन्च किए ताकि लोगों को कम से कम बेसिक जो सर्वाइवल नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। इसके कारण क्या हुआ, तो लोगों को आसानी से उनको खाना पहुंचने लगा, लोगों को दवाइयाँ मिलने लगी, लोग जो है सो कुछ अमाउंट जो है सो कमाने लगे, यानी अर्न करने लगे। और जैसे कि पहले होता था बहुत लार्ज अमाउंट में टैक्स लग जाता था, तो वो टैक्स भी जैसे लोगों को जो बहुत कम अर्न करते हैं उनको टैक्स से भी राहत मिला, यानी एक अच्छा सर्वाइवल जो है लोगों को मिला इंडिपेंडेंस के बाद। इससे क्या हुआ, जो बच्चे पहले बहुत छोटे में मर जाते थे, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे हम बोलते हैं, 5 साल से कम के बच्चे का डेथ हो जाना। पहले बहुत होता था, जैसे एक पर्सन है तो उसके 4, 5, 6, 7 बच्चे हुए, अब उस बच्चे तो 7 हुए, लेकिन जब तक वो 5 साल को पार करेगा, यानी अब 10 साल को पार करेगा, तब तक होते होते ऐसा होता था जो 5 बच्चे उसमें से ख़त्म हो गए, अब 2 बच्चे बच गए। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो वो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आ जाएगा। बच्चे तो उससे बहुत हुए, लेकिन चूँकि उसके पास वो रिसोर्सेस नहीं था जो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाए, प्रॉपर हेल्थ केयर दे पाए, प्रॉपर एजुकेशन सब कुछ दे पाए, तो जिस कारण से उसका डेथ हो जाता था, मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत हाई होता था। तो ये भी एक कारण था न्यूक्लियर फैमिली हो जाने का पहले इंडिया के अंदर। इंडिया में ये बहुत न्यूक्लियर फैमिली बहुत नया कंसेप्ट नहीं है यूरोपियन देशों की तरह, ऐसा AM शाह बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद चेंजेज आया, तो जो मॉर्टेलिटी रेट था वो जो है सो धीरे धीरे कम हो गया, और जो बच्चे थे उनका डेथ जो है सो बिफोर 5 ईयर वो कम हुआ। जो बड़े होते थे, जो एडल्ट्स होते थे, उनका जो डेथ जो है 50, 55, 60 जाते जाते जो डेथ हो जाता था, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ स्पैन बढ़ा। जिस कारण से क्या हुआ, जो 2 तरीके से तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं, जो फैमिली में मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है सो ज्वाइंट फैमिली ऑलरेडी वो बन जाएगा, ज्वाइंट फैमिली नहीं, एक लार्ज फैमिली बन जाएगा। और ज्वाइंट फैमिली बनने के कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो AM साहब बताते हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का बढ़ा, जैसे 32 ईयर्स जो मैन का था वो 50, यानी 32 ईयर्स जो मैन का था वो 55 ईयर्स तक हो गया। जो 31 ईयर्स वीमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी माना जाता था वो बढ़ करके 55.7 ईयर्स तक चला गया। 1950 से 85 की बात कर रहे हैं ये। कंसिक्वेंटली द प्रोपोर्शन ऑफ एज्ड पीपल 60 ईयर्स एंड एबव इन द टोटल पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड। इससे क्या हुआ, जो एल्डरली पीपल थे अब वो भी जीवित रह रहे हैं, उनका भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है। तो अब वो, चूँकि पहले क्या होता था, कोई ग्रैंड पेरेंट्स बना नहीं बना उसका डेथ हो गया, अब वो ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हैं, अब उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, अब वो 60-70 ईयर्स तक जिंदा हैं। तो अब फैमिली में फादर मदर बच्चे तो थे ही, लेकिन अब जो है ग्रैंड पेरेंट्स भी अभी तक अलाइव हैं, यानी अब वो भी फैमिली में हो गए, तो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट आ गया। धीरे धीरे 60 ईयर यानी एल्डरली पीपल का भी पॉपुलेशन बढ़ा। वी हैव टू आस्क राइट्स सा ये पूछते हैं, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस होल्ड डू दीज एल्डरली पीपल लिव, ये एल्डरली पीपल जो हैं ये किस तरीके के घर में रहते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं जी ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये गलत होगा, या फिर अगर हम बोलते हैं ये न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ये भी गलत होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो AM शाह करते हैं। आई सबमिट मोस्ट ऑफ देम लिव इन जॉइंट फैमिली, जॉइंट हाउस होल्ड। और इन्होंने अपने जो स्टडीज़ की थी उन्होंने पाया जो मोस्टली जो एल्डरली पीपल थे वो जॉइंट फैमिली के अंदर ही रह रहे थे,
यानी जैसे जैसे फैमिली का जैसे सिचुएशंस ठीक हुआ तो जो एल्डर पीपल थे वो घर के अंदर ही रह रहे थे, जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे थे। दिस अगेन इज़ अ ब्रॉड जनरलाइजेशन। ये बोलते हैं, जो अगर हम ये बोल दें, जो जितने भी एल्डरली पीपल हैं इन्होंने एडमिट किया कि जो इन्होंने स्टडी किया उसमें से मोस्टली पीपल जो थे एल्डरली पीपल वो जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे थे। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जो जितने भी एल्डरली पीपल होते हैं वो जॉइंट फैमिली के अंदर ही रहते हैं, तो ये बोलते हैं ये एक जनरलाइजेशन हो जाएगा। ये मतलब एक फोकस्ड व्यू पॉइंट नहीं होगा, ये एक एम्पेरिकल व्यू पॉइंट नहीं होगा, बल्कि एक जनरलाइज्ड व्यू हो जाएगा। But in the spite of the sociological perspective, it cautions us against blindly believing a common sense impression that the joint family is the fast eroding. ये बताते हैं जो ये एक जो कंसेप्ट बन गया है, जो जॉइंट फैमिली जो फास्ट इरोडिंग मतलब फास्टली ख़त्म होते जा रहा है, इरोड होते जा रहा है, तो इस ये जो हम सोचते हैं जो जॉइंट फैमिली फास्ट इरोड होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, ये हमारा कॉमन सेंसिकल नॉलेज हो सकता है। जब तक हम इसको एम्पेरिकली स्टडी नहीं करेंगे, फैक्ट्स इकट्ठा नहीं करेंगे, उसको रिसर्च नहीं करेंगे, उस पर उसको सही तरीके से स्टडी नहीं करेंगे, डीप स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमें ये नहीं बोलना चाहिए जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है वो फास्टली इरोड होते जा रहा है। And alert us to the need for the careful comparative and empirical studies. Studies have shown how diverse family forms are found in different societies. With regard to the rule of residence, some societies are matrilocal in their marriage and family customs, while others are patrilocal. In the first case, the newly married couples stay with the women's parents, where in the second case, the couple lives with the men's parents. A patriarchal family structure exists whether the men exercise authority and dominance, and the matriarchy where the women play a major role in decision making in the family. While matrilineal societies exist, the same cannot be claimed about matriarchal societies. इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया जो अलग अलग सोसाइटी में हमें अलग अलग सोसाइटल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसमें 3 टर्म आया, पहला पेट्रियार्की, दूसरा मेट्रियार्की और तीसरा मैट्रीलिनियल। एक टर्म और आया पेट्रीलोकल और मैट्रीलोकल। ये सारे टर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे पैट्रीलोकल। यहाँ पे 2 पर्सन हैं, ये मेन है और ये वीमेन है। इस दोनों के बीच का मैरिज हुआ, शादी हुआ, और ये वीमेन जो है ये अपने घर को छोड़ करके और जो मेन है उसके घर में जा करके उसके पेरेंट्स के साथ रहेगी। ये हो गया पैट्रीलोकल, जो मोस्टली हमें देखने को मिलता है। जो मैट्रीलोकल होगा उसमें क्या होगा, 2 पर्सन का शादी हुआ और ये जो मेन है ये जो है सो जाएगा और जो वीमेन है उसके पेरेंट्स के साथ उसके घर पे रहेगा। ये हो गया मैट्रीलोकल। अब दूसरा टर्म आया मेट्रियार्की और मैट्रीलिनियल। पैट्रियार्की क्या होगा? मेट्रियार्की और मैट्रीलिनियल। पैट्रियार्की होगा वहाँ जहाँ पे पैट्रीलोकल सोसाइटी होगा। पैट्रीलोकल सोसाइटी में क्या हुआ, जो वीमेन थी वो अपने घर को छोड़ करके और जो उसका हस्बैंड था उसके घर वो रहने आई, उसके पेरेंट्स के साथ वो रहने आई। और इस फैमिली में क्या है, जो मोस्टली जो डिसीजन मेकिंग का काम है, जो अथॉरिटी है घर का, यानी जितने भी बड़े डिसीजन होगा वो मेन के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि मेन जो है वो ब्रेड अर्नर है, ऐसा समझा जाता है। भले वो मेन जो है वो ब्रेड अर्नर हो ना हो, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, जो फैसला होगा घर का बड़ा बड़ा फैसला, कहीं ज़मीन लेना है, ये जो घर की औरतें होंगी वो इस तरीके के डिसीजन नहीं लेंगी। जो मेन होंगे वो ऐसा डिसीजन लेंगे, हाँ वो वहाँ का ज़मीन खरीदना है, इस तरीके के डिसीजंस। वो हो गया पेट्रियार्की। लेकिन जब यही राइट्स वीमेन के पास आ जाएगा, जिस सोसाइटी में मेन है उस सोसाइटी में भी, लेकिन मेन के पास वो पावर नहीं है जो कि वीमेन के पास है, तो वो हो गया मैट्रियार्की। लेकिन मैट्रीलिनियल क्या होता है, यानी जब हम पेट्रियार्की और मैट्रियार्की की बात करते हैं तो यहाँ हम पावर की बात करते हैं, यहाँ हम अथॉरिटी की बात करते हैं। जब हम पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल की बात करते हैं तो कौन कहाँ से शादी होकर के किसके घर जा रहा है, इस तरीके की बात करते हैं। और जब हम मैट्रीलिनियल की बात करते हैं, मैट्रीलिनियल का अर्थ हो गया जो जैसे मोस्टली क्या होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में पैट्रीलिनियल होता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, जैसे ए पर्सन है, लेट्स इसका जो है टाइटल एक तरीके से कह सकते हैं सरनेम इसका ए है, ठीक है। लेकिन इसका जो ये सरनेम ए है ये आया कहाँ से, इसके पेरेंट्स से, इसके पेरेंट्स का भी सरनेम ए है,
पेरेंट्स में मदर फादर दोनों नहीं, इसके जो फादर हैं उससे आया। इसके फादर के पास ये सरनेम ए कहाँ से आया, तो इसके फादर से, यानी इसके ग्रैंडफादर से ये सरनेम, यानी सरनेम जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक लीनियज टू दूसरे लीनियज जो है वो पास हो रहा है, वो फादर का हो रहा है। उसी प्रकार से जब लीनियज जो है अपने मदर के तरफ से पास हो, मदर का जो सरनेम होगा वो बच्चों के साथ पास हो, ग्रैंड मदर का, मदर का, फिर वो बच्चों का इस तरीके से पास आउट हो, तो उसे हम मैट्रिलिनियल सोसाइटी बोलते हैं। मैट्रिलिनियल सोसाइटी और मैट्रियार्की में कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी और मैट्रियार्की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रियार्की का अर्थ हो गया पावर किसके पास है, सोसाइटी में जो है वो पावर किसके पास है, इसमें वीमेन के पास है पावर, मेन के पास नहीं है। लेकिन मैट्रिलिनियल सोसाइटी में ऐसा नहीं है। मैट्रिलिनियल, ये लीनियज किससे पास हो रहा है, डिसेंडेंट हम किसके हैं, हम किसके वंशज हैं, जब हम इस तरीके की बातें करते हैं ये हो गया मैट्रिलिनियल सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे पावर नहीं है, यानी पावर ऐसा नहीं है जो ये पावर जो है वो वीमेन के पास है। पावर मेन के पास भी हो सकता है और वीमेन के पास भी हो सकता है, इसमें से पावर किसी के पास हो सकता है, सिर्फ जो डिसेंडेंट होगा वो मदर की तरफ से पास आउट होगा। लेकिन वहीं अगर मैट्रियार्की की बात करें तो मैट्रियार्की में पावर किसके पास है, पावर है वीमेन के पास। यहाँ पर ऑथोरिटी है, जो बड़े डिसीजंस मेकिंग होगा वो वीमेन के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अब यहाँ एक छोटा सा बॉक्स में दे रखा है, व्हेन मेन माइग्रेट टू अर्बन एरियाज वीमेन हैव टू प्लग एंड मैनेज द एग्रीकल्चरल फील्ड, मेनी अ टाइम दे बिकम द सोल प्रोवाइडर ऑफ देयर फैमिलीज, सच हाउस होल्ड्स आर नोन एज फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। क्या होता है, ये पहले वाले सोसाइटी में बहुत होता था, एंशिएंट सोसाइटीज़ में। तो जो मेन होते थे वो वॉर्स पे चले जाते थे, एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के बीच में वॉर हो रहे हैं। हमें नॉर्थ ईस्ट में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। अब लोग चले गए, जो मेन थे फैमिली के वो चले गए वॉर पे। अब जितना भी काम है, चाहे एग्रीकल्चर हो गया या पेस्टोरल हो गया या फिर नर्चरिंग का काम हो गया, वो सारा काम जो है वो यानी सब्सिस्टेंस के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारे वीमेंस के द्वारा ही जो है सो किया जाने लगा। मेन जो है वो बहुत बहुत दिनों बाद आते थे या आते ही नहीं थे वॉर्स में। अगर मान लेते हैं जो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई, स्लेव्स बना लिया गया, तो वो आते ही नहीं थे। तो जो मेन के एब्सेंट में जितना भी काम होता था वो वीमेंस के द्वारा किया जाने लगा और धीरे धीरे वो सोसाइटी उसी तरीके से डेवलप हो गया और आज हमें मैट्रियार्कल सोसाइटी के रूप में हमें दिखाई देता है। जब हम गारो और खासी ट्राइब्स की बात करते हैं तो वो इसी तरीके के ट्राइब्स हैं, तो वो मैट्रियार्की को फॉलो करते हैं। तो जो हाउस होल्ड वीमेंस के द्वारा जो है सो चलाया जाता हो, वहाँ जहाँ पे सोल प्रोवाइडर जो है ब्रेड अर्नर या फिर नर्चरिंग का काम जो भी है, इमोशनल सपोर्ट या फिर मटेरियल सपोर्ट की अगर बात करें, वो अगर वीमेन के द्वारा किया जा रहा है तो उसे हम फीमेल हेडेड हाउस होल्ड बोलते हैं। अब फीमेल हेडेड हाउस होल्ड हमें बहुत सारे केसेस में देखने को मिल सकता है, जैसे कोई सिंगल मदर है या विडो है। और इंडिया में जो है इस तरीके मतलब बहुत सारे रिसर्च बताते हैं जो वीमेन जो होती हैं उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसका बचने का चांस, उसके सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैन, जिस कारण भी जो है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो है सो वीमेंस जो है बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती है और मेन का जो है सो डेथ जल्दी हो जाने के कारण बहुत सारे विडोज़ हमारे सोसाइटी में होती हैं। और उनका जो अगर मान लेते हैं जो उनके घर में और कोई मेल नहीं है अर्नर, तो वो अपने हाउस होल्ड को जो चलाती हैं तो वो हो गया एक फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। या सिंगल मदर जो होती हैं इस तरीके से। एक एग्जांपल दिया है महाराष्ट्र का कोलम ट्राइब, ये जो है वो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं अब नए टॉपिक की। हमारा जो नया टॉपिक है वो है फैमिलीज आर लिंक्ड टू अदर सोशल स्फीयर एंड फैमिली चेंज। Often in our everyday life, we look at the families as distinct and separate from other spheres such as the economic or political. However, as you will see for yourself, the family, the household, its structure and norms are closely linked to the rest of the society. जनरली जो है एवरीडे लाइफ में हम फैमिली को अलग देखते हैं, इकोनॉमी को अलग देखते हैं, पॉलिटी को अलग देखते हैं, लेकिन जब हम इसे डीप में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। और ये हमें कैसे पता चलता है जो फैमिली, सोसाइटी, इकोनॉमी और जो पॉलिटी है ये लिंक्ड है, भले ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
इसका जो है कंसिक्वेंस एक दूसरे पे हमें दिखाई देता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जर्मन यूनिफिकेशन। हम सब जानते हैं तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जब जर्मनी हार गया था तो जर्मनी को दो पार्ट में बांट दिया गया था। एक जो है वो जो यूएसएसआर के पास रह गया था और एक जो ब्रिटेन वाले पास में रह गया था। तो जर्मनी दो भाग में बट गया। लेकिन जब जर्मनी का बाद में वो जो वॉल बनाया गया था बीच से उसको तोड़ा गया और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जो हम लोग उस हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे हमें एक अजीब सा चेंज देखने को मिला। क्या देखने को मिला उसे हम पढ़ते हैं। During the post-unification period in the 1990s, Germany witnessed a rapid decline in marriage. यानी जब 1990s में जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया, उस वॉल को गिराया गया और पूरे जर्मनी को एक साथ किया गया, तो उसमें हमें देखने को मिला जो उस सोसाइटी में मैरिज में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। अब मैरिज में डिक्लाइन देखने को मिलने का कारण क्या था? बिकॉज द न्यू जर्मन स्टेट विड्रॉ ऑल द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम्स विच वर प्रोवाइडेड टू द फैमिलीज प्रायर टू द यूनिफिकेशन. With a growing sense of economic insecurity, people responded by refusing to marry. This can also be understood as case of unintended consequences. यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट कैसे होता है हमारी सोसाइटी पे। तो क्या हुआ, जर्मनी में जैसे ही उस वॉल को गिराया गया 1990s में, उसका यूनिफिकेशन किया गया, तो चूँकि अब पॉपुलेशन एकाएक बढ़ गया। पहले जर्मनी का पॉपुलेशन कम था, अब जैसे ही पूरे जर्मनी को एक साथ लाया गया पॉपुलेशन बढ़ गया। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बहुत सारे स्कीम्स ला रखे थे, बहुत सारे जो उन्होंने प्रोजेक्ट चला रखा था, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जैसे कि मान सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे जो है सो गवर्नमेंट अन्न देती है, यानी फूड प्रोवाइड कराती है, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है। इस तरीके जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दिए जा रहे थे, वो सारे फैसिलिटीज़ जैसे ही गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया तो लोगों के अंदर क्या हो गया, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने, जो एसेंशियल चीज़ें थी जो उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा था, उसका कमी लोगों ने महसूस किया। और उन लोगों ने ऐसा फील किया जो अगर वो यानी किसी से शादी करते हैं तो एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगा और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो खुद से जो है पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उस समय में लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है सो शादी को अवॉइड किया था, लोगों ने शादी नहीं की थी। और सडनली हमें देखने को मिला जो जर्मन सोसाइटी था उसमें मैरिज में डाउनफॉल हमें उस समय में देखने को मिला। Family and kinship are thus subject to change and transformation due to macroeconomic process, but the direction of change need not always be similar for all countries and regions. Moreover, change does not mean the complete erosion of previous norms and structure. Change and continuity coexist. यानी जो हमारा फैमिली है, किनशिप है, इसमें समय समय पे ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये चेंजेस जो है वो मैक्रो भी हो सकता है और ये चेंजेस मैक्रो हो सकते हैं। और जैसे मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू, यानी जैसे हमारा इकोनॉमी चेंज होता है वैसा जो है सो हमें फैमिली सोसाइटी में चेंज देखने को मिलता है। लेकिन ये चेंज नहीं है जो हमारा अगर इकोनॉमी चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक पैटर्न चेंज हो रहा है, तो सारे सोसाइटी में सेम ही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ये चेंज अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हो सकते हैं और कुछ चीज़ें जो होती है वो चेंज भी होती है, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं। यानी ये जो टर्म दिया है सोशल चेंज और कंटिन्यूटी, इस चीज़ को हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। यानी चीज़ें ख़त्म भी होती हैं जो पहले चल रही होती है और कुछ चीज़ें कंटिन्यू भी रहती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चेंज भी हो रहा है और कंटिन्यू भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। यानी चेंज कंटिन्यूटी दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। आज हमारा था फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट होगा मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।